नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। राजनांदगांव में आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और सफाई कर्मचारियों ने रैली निकाली जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए नगर निगम पहुंची। यहां टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा सफाई कर्मचारी और बीजेपी पार्षद समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता जुटे हैं। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था, जो आज भी लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। इस दौरान न सिर्फ विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, बल्कि प्रेस की आजादी भी छीन ली गई थी। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा, उस दौरान संविधान की आत्मा को कुचला गया था। आज हम उसी को याद करते हुए युवाओं को लोकतंत्र की कीमत बता रहे हैं। युवाओं ने पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और कहा कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। हर साल 25 जून को ये दिन संविधान हत्या दिवस और काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये याद रहे कि लोकतंत्र की कीमत क्या होती है, वो इतिहास ना दोहराया जाए। आज देश में आपातकाल की 50वीं बरसी है, जिसे संविधान हत्या का नाम दिया गया है और ये नाम जो है बहुत प्रासंगिक है। इस देश में संविधान में जब जब संशोधन हुए हैं, देश के लोगों के हित में हुआ है, देश के हित में हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ था 25 जून 1975 को, कुर्सी बचाने के लिए संविधान संशोधन हुआ और आपातकाल जैसे स्थिति पैदा कर दी गई और आपातकाल लगाया गया। संविधान के आर्टिकल 352 में जो बातें लिखी है वो देश के हित के लिए लिखी है। उसका दुरुपयोग करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था और उसका आज 50वीं बरसी है और इसे हम काला दिवस भी कहते हैं, संविधान हत्या दिवस भी मानते हैं। और इस तरीके से भविष्य में कोई हिम्मत ना कर सके, इसलिए नई पीढ़ी को इस बात का संदेश देना आवश्यक है कि संविधान हमारी आत्मा है और संविधान से छेड़छाड़ करने वाले को आगे बख्शा नहीं जाएगा। पहले भी नहीं बख्शा गया है। 21 महीने के आपातकाल के बाद जब वो इलेक्शन में गई थी तो उनकी पार्टी पूरी तरीके से हार गई थी और खुद भी हार गई थी। तो ये इस देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हमारी नई पीढ़ी को इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ताकि उनसे कभी कोई चूक ना हो सके। दुर्ग में कांग्रेस ने युक्तियुक्तकरण का विरोध करते हुए शिक्षा विभाग का घेराव किया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा विभाग में नए सेटअप के नाम पर किए जा रहे युक्तियुक्तकरण से 10,463 स्कूल सीधे तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। कांग्रेस के दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर जिला अध्यक्ष गया पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर तानाशाही निर्णय को वापस लेने की मांग की। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि जनता को रोजगार देने, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा देने, 50,000 शिक्षकों को नियुक्ति का वादा कर सरकार में आने वाली बीजेपी सरकार सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 10,463 सरकारी स्कूल बंद करने से प्रदेश में लगभग 45,000 से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे। शिक्षक के साथ साथ स्कूलों में कार्यरत रसोइयों, चपरासी, स्वीपर, महिला सहायता समूह सहित युवाओं के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी द्वारा इस पर लेकर के आए थे ज्ञापन देने के लिए और यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि को द्वारा ज्ञापन दिया गया है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी।
हाँ मैडम, यहाँ आज आप लोग कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव करने आए कि क्या मामला है और आगे किस प्रकार का कार्य करेगा इसके बारे में स्वास्थ्य बताइए मैडम। देखिए, हम लोग यहाँ पे आज जो घेराव किए शिक्षा विभाग में लोग के पास आए और बहुमत से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, क्योंकि 70 सालों में कांग्रेस ने शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा बच्चों को शिक्षा देने पर ज्यादा महत्व दिया है। की सरकार जब से अभी साबित हुई है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने शराबखोरी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। और जगह जगह स्कूलें जो बंद हो रही हैं, हम चाहते हैं वापस वो स्कूलें खुले, क्योंकि बच्चों को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि हम उनको वंचित करते हैं पढ़ाई से, तो हमारा देश पूर्ण रूप से निराधार हो जाएगा और बच्चे अनपढ़ होने के कारण हमारी स्थिति वही हो जाएगी कि दूसरे लोग आकर यहाँ शासन करना चालू कर देंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षित होने के लिए तो स्कूलें बंद कराई जा रही हैं और शराब की दुकानें जो खोल रहे हैं इतनी सारी, इसका क्या औचित्य है? इनको राजस्व इससे मिल रहा है इसीलिए खोल रहे हैं। 5 साल आपके भी कार्यकाल शासन था, इसमें भी इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, 5 साल जो हमारा शासन था, 2 साल तो कोरोना में निकले, 3 साल हमारे माननीय भूपेश बघेल जी को काम करने का मौका मिला। उन्होंने आत्मानंद स्कूलें खोली और गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था भी की गई थी। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारी सरकार जब भी बनती है तो कोशिश ये की जाती है माननीय इंदिरा गांधी जी के समय से उसके पुरातन काल से देखेंगे, शिक्षा पे हम लोगों ने ज्यादा जोर दिया और महिलाओं को, बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर जोर दिया। अगर एक आपका मांग पूरा नहीं होगा, आगे क्या होगा? तो और बड़ी आंदोलन होगा, ये आंदोलन करेंगे हम लोग। कांग्रेस इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। यदि आज मांग नहीं होती, शिक्षा मंत्री इस बात को नहीं मानते, तो उनसे इस्तीफा की मांग की जाएगी। आपका परिचय? मैं रत्ना नारम, जो पूर्व एलरमेंट नगर निगम समाज सेविका। मैं समाज सेविका। जी सर, बताइए सर, यहाँ इकट्ठा हुए, किस मामले में इकट्ठा हुए? देखिए, हम लोग शिक्षा अधिकारी का घेराव करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। दूरस्थ अंचल से लेकर हमारे जो मैदानी इलाका है, वहाँ भी स्कूलें बंद कर रहे हैं। 10,463 स्कूलें, छत्तीसगढ़ का स्कूलें बंद हो गई है। 45,000 जो रिक्त पद थे शिक्षकों को, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, लगातार देख रहे होंगे आप, शराब दुकान खोल रहे हैं और एक तरफ स्कूलें बंद कर रहे हैं। यही जब भूपेश बघेल जी की सरकार था तो उनने 700 आत्मानंद स्कूल खोले और धीरे धीरे करके शराब दुकानें बंद कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये है जो शराब दुकान खोलकर हमारे छत्तीसगढ़ को नशा में डुबोना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। भूपेश बघेल जी का सरकार हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता था, लेकिन ये सरकार नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। हमारा विरोध ये है कि 10,463 जो स्कूलें बंद हुई है उसको खोला जाए, 45,000 जो शिक्षकों का पद है उसको भर्ती किया जाए, उसके विरोध में उनको लिया जाए। इसके विरोध में हम लोग ये सरकार के खिलाफ आज हम लोग डीओ ऑफिस, जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। राजनांदगांव के लखौली में सोमवार रात 2 युवकों के बीच पैसों को लेकर अनबन हुई, जिसमें झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक पर डंडे से कई वार किए, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। मारपीट की वारदात से मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इधर खून से लथपथ युवक को इलाज के लिए पेंड्री के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां कुछ देर बाद युवक ने दम तोड़ दिया। बता दें कि शहर के लखौली वार्ड नंबर 35 बैगापारा का अजय अपने मोहल्ले के सुरेंद्र साहू से शराब पीने के लिए रुपए मांग रहा था। रुपए देने से सुरेंद्र ने इनकार कर दिया, जिस पर गुस्सा अजय ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। इसे लेकर दोनों में विवाद हो गया और ये विवाद खूनी संग्राम में बदल गया। गुस्से में आकर सुरेंद्र ने अजय के सिर पर पास पड़े डंडे से कई वार कर दिए, जिससे अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में आए दिन वहां के लोगों को डराता धमकाता और रुपयों की मांग करके उन्हें परेशान करता था। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। कल शाम करीब 7 बजे के लगभग सूचना मिला कि लखौली अटल आवास के पास कुछ घटना मारपीट हुई है। इसमें एक व्यक्ति जो अजय कुमार नाम है हॉस्पिटल एडमिट है करके मौके पर गए पुलिस स्टाफ दल बल के साथ। पता चला कि सुरेंद्र साहू अजय कुमार द्वारा पैसा मांग, शराब पीने के लिए पैसा मांग किया। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और सुरेंद्र साहू द्वारा
पास में पड़े डंडे से उसके सिर में चोट कर दिया, जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जो इलाज के दौरान खत्म हो गया। जो मारा है उसका पुराना कोई रिकॉर्ड है? नहीं, अभी तक तो उसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, लेकिन पर अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। कबीरधाम जिले के विकासखंड में जहां पूरे जिले में शाला प्रवेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं बैरक स्थित प्राथमिक शाला आदिवासी बालक आश्रम की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जहां पहली से 5वीं क्लास में करीब 50 बच्चे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे बैठे हैं, तो वहीं आश्रम में प्रधान पाठक 2 महीने की छुट्टियों के बाद सीधे 45 दिनों की छुट्टियों पर संतान पालन के लिए चले गए हैं। दरअसल आश्रम में कुल 3 टीचर हैं, जिनमें से एक अधीक्षक भी शामिल है, लेकिन वो भी लापता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हालातों में बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। यहाँ कितना तक क्लास है? जनसंख्या 50। तो यहाँ टीचर कतेक जने हैं? अभी तो 2 जन हैं। हाँ, एक मेडिकल ऑफिस। कौन है? आसिफ झारिया मैडम। कितना दिन से? 24 तारीख से। 24 तारीख से 7 अगस्त तक। 7 अगस्त तक। तो वो क्या है? वो प्रधान पाठक है और अभी प्रवेश चल रहा है, फिर कैसे होगा फिर बच्चों का प्रवेश? देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं। अभी लोग प्रवेश का संभाल रहे हो? क्या करें सर, छुट्टी में। अरे दीक्षक कहाँ है? दीक्षक जानेंगे पौधा के। क्या नाम है दीक्षक का? नंद कुमार मेरा। तो खबर कबीरधाम साहब तक पहुंचा रहे, जहां पर 45 दिनों की छुट्टी पर प्रधान पाठक पहुंच चुके हैं। इसको लेकर अब स्कूल में सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि अब आगे जो है बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किस पर होगी। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 2 महीनों की छुट्टी के बाद फिर से 45 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं प्रधान पाठक, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि जो स्कूल में छात्र हैं उनकी शिक्षा का क्या होगा, किसके भरोसे ये छात्र होंगे और शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे। रायपुर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। के राजनेता थे, उनके साथ ये स्थिति हुई। राजनाथ सिंह जो आज हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, आपातकाल के दौरान जेल में रहते राजनाथ सिंह की उनकी मां की मौत होती है। वो मां के अपने अंतिम क्रिया संस्कार के लिए जाने के लिए उन्होंने आवेदन किया, मगर अंतिम क्रिया में भी नहीं पहुंचने दिया गया। इतनी निष्ठुर थी इंदिरा गांधी। ये दौर था प्रताड़ना का, ये दौर था आतंक का, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उस दौर को देखने वाले छत्तीसगढ़ में भी लोग हैं। काफी लोगों ने छत्तीसगढ़ में इस तकलीफ को, इस पीड़ा को झेला भी है, देखा भी है, और मुझे लगता है कि हम ये सब जानते हैं कि आज मंच में ही बैठे हैं सच्चिदानंद उपासने जी, हमारे जो इनके पूरे परिवार, तीनों भाई और माता के साथ जेल में 19 महीना रहने का काम सच्चिदानंद उपासने जी ने और रजनीताई के परिवार ने किया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है किस प्रकार की प्रताड़ना और किस प्रकार का कठोरता के साथ इस आपातकाल में लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है कि उस दौर में एक भय का, आतंक का वातावरण, दमन की राजनीति की पराकाष्ठा हो गई। 60 लाख लोगों का जबरदस्ती नसबंदी ऑपरेशन संजय गांधी ने कराया।
गोली चलाने का जबरदस्त पुलिस ने गोली चलाई, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, इससे बहुत सारी विषय हैं। इतना डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें बता दी गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको निश्चित रूप से आपातकाल के बारे में किताबें पढ़नी चाहिए, पिक्चर के माध्यम से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और किस प्रकार इस देश के प्रजातंत्र को कुचलने की साजिश हुई है, भविष्य में दोबारा इस प्रकार का षड्यंत्र देश के साथ न हो, उसके लिए युवा पीढ़ी को भी तैयार रहना। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। इस महीने की बचत 535 रुपए। बस 535 हो जाएगा। कहाँ हो भाई? शशि, बधाई हो डॉक्टर शालू, सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा। ये देखो, मैं कहता था ना, तुम्हारा हो जाएगा। शालू दीदी डॉक्टर बन गई। बेटा, तुमने पापा का सपना पूरा कर दिया। अभी नहीं माँ, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। हॉस्टल और एडमिशन की फीस भरनी है। कितनी? 30,000। 30,000? दूसरा की 15 वित्त जारी कर दी गई। सालू बेटा, चिंता मत करना, हम और भेजेंगे। महतारी की गुल्लक कभी खाली नहीं होगी। बाय बाय मेरी डॉक्टर दीदी। सम्मान और सशक्तिकरण का वादा, क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि रायपुर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। सीएम विष्णु देव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और क्या कुछ सीएम विष्णु देव ने कहा वो आपको सुनाते हैं। 50वीं वर्षगांठ जिसको हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष और जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के श्रम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर बलदेव शर्मा जी, पूर्व कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री गुरु खुशवंत जी, पुरंदर मिश्रा जी, लोकतंत्र सेनानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, लोकतंत्र सेनानी प्रदेश अध्यक्ष श्री दिवाकर तिवारी जी,
हमारे संस्कृति विभाग के अधिकारीगण और सभी सद्भ्रांत नागरिक बंधुओं और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के भविष्य कंधार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्कृति विभाग और साहित्य अकादमी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे स्कूल के बेटा बेटी यहां पर बैठे हैं, उनको आपातकाल के विषय में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित है। और आज का ये दिन लोकतंत्र के सभी सेनानियों को नमन करने का भी दिन है, जिन्होंने आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनेकों यातनाएं सही। और आज इस संदर्भ में बाहर प्रदर्शनी भी लगा है, मुझे उम्मीद है बहुतों ने देखा भी होगा। एक लघु फिल्म का भी यहां पर प्रदर्शन किया गया। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता डॉक्टर बलदेव शर्मा जी भी आपातकाल के विषय में विस्तार से बताए हैं। मैं समझता हूं आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य श्रोता हैं, हमारे स्कूल के बेटा बेटी, उनको समझ में आ गई होगी। क्यों? आप सब लोग समझ गए ना? कितने लोग समझे? हाथ उठाइए। सब बढ़िया फिल्म देखे ना? लघु फिल्म हमारे मुख्य वक्ता को भी सुने, हमारे डॉक्टर साहब को भी सुने, तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि ये आपातकाल क्या है। तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कहे कि आज के संदर्भ में सारी बातें आ गई हैं। और इस आपातकाल को हमारे परिवार ने भी झेला है। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साई जी 19 महीना वो भी जेल में रहे। और जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो रायगढ़ से सांसद भी चुने गए और मोरारजी भाई देसाई की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। और बहुतों को भी हमने देखा है आपातकाल में जो बंद थे, उनके घर में कैसी मजबूरी थी, चूल्हा नहीं जलता था, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। ऐसे अनेकों परिवार को हमने देखा है। और जो संविधान हमारे देश का है और पूरे दुनिया में हमारा ये देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जो संविधान हम सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार देता है, अपने विचारों को रखने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देती है, वो सबको इमरजेंसी के दौरान छीना गया। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसमें भी सेंसरशिप लगा दिया गया। ये सब सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं से आप सब लोगों ने सुनी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल वो आज का ये दिवस 1975 का 25 जून वास्तव में काला दिवस था। उसको हम लोग भी बच्चे थे तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारा परिवार भी उस दंश को झेला है, तो महसूस करने से ही रूह कांप जाता है। सामूहिक नसबंदी होते थे, जहां काम कर रहे होते थे वहां गाड़ी से उठाकर नसबंदी करा दिया जाता था। इतना कि कुंवारे लोगों का भी नसबंदी हो गया। और इससे बड़ा अत्याचार इस देश में क्या हो सकता है? एक तरह से शर्म की बात है। तो ये सब सारी बातें आ गई हैं। और हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में भर दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी करीब 1,500 लोग जेलों में भरे गए, जिसमें सच्चिदानंद उपासने आज हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने 19 महीना जेल में काटा है। और हम लोगों ने जो हमारे छत्तीसगढ़ में परिवार है, करीब 207 परिवार हैं और 128 परिवार जिनके आज उत्तराधिकारी हैं, उनको सम्मानित करने की दृष्टि से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री 2008 में
एक कार्यक्रम चलाए थे उनको सम्मान निधि देने का, लेकिन बीच में जो सरकार आई थी उसको बंद कर दी थी। जब हम लोग फिर से सरकार में आए हैं तो उसको फिर से शुरू किए हैं। 10,000 से लेकर 25,000 रुपये प्रति महीना दे रहे हैं और ये आगे फिर से बंद मत हो, इसके लिए विधानसभा में इसके लिए कानून भी बनाए हैं। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 विधानसभा में कानून भी हम लोग पास करा दिए। अब कोई भी सरकार आएगी तो इसको बंद नहीं कर पाएगी। और जो 5 साल का नहीं मिला था हमारे लोकतंत्र सेनानियों को, उनको एक मुश्त देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। तो इस तरह से एक सम्मान करने का काम हम लोग ने किया है और इस साल के बजट में भी हम लोग 42 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किए हैं। तो अंत में हम फिर से ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो इस अभी हैं और नहीं भी हैं सबको नमन करते हुए, और फिर हमारे जो बेटा बेटी हैं जिनके लिए विशेषकर आज का एक कार्यक्रम रखा गया था, आप लोग पूरे लगन से फिल्म भी देखे हैं, हमारे वक्ताओं को भी सुने। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।